हेलो स्टूडेंट्स, पेडागोगी ऑफ ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। इसमें हमने पिछली क्लास में भूगोल की अवधारणा, इसका अर्थ और इसका विकास क्रम का अध्ययन किया था। आज हम इसके जो भूगोल में तीन विचारधाराएं जो पनपी थी उनका अध्ययन करेंगे। इसमें नियतिवाद, संभववाद और नव संभववाद या नव निश्चयवाद, इन तीन विचारधाराओं का हम जानेंगे आज। देखो, भूगोल में जो नियतिवाद है, जो डिटर्मिनिज्म है, देखो इसमें प्रकृति को ही सब कुछ माना गया है। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। इसमें जो विद्वान हैं, जैसे कांट है, रीटर, हम्बोल्ट, रेटजेल और सैंपल, ये जो विद्वान हैं इन्होंने प्रकृति को ही सर्वोपरि माना है। इनका कहने का यह तात्पर्य था, जो मनुष्य है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी करती है वो प्रकृति ही करती है, और जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास है। जो भी प्रकृति करवाएगी वो ही मनुष्य को करना होगा। मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता है। इस विचारधारा का ये अर्थ था, यानी प्रकृति को ही इसमें सर्वश्रेष्ठ माना गया था और सर्वोपरि माना गया था। तो उसके बाद जैसे संभववाद है, ठीक इससे विपरीत विचारधारा थी संभववाद की। देखो, इस के जो जनक थे, जो फ्रांस में इस विचारधारा का जन्म हुआ था, संभववाद, पॉसिबिलिज्म। फ्रांस में इसका विचारधारा का जन्म हुआ था और फ्रांसीसी विद्वान थे विडाल डी ला प्लास इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे थे, पॉसिबिलिज्म यानी संभववाद के। देखो, ये जो विचारधारा है ये नियतिवाद के बिल्कुल उलट थी। इसमें यह कहा गया था कि प्रकृति सर्वोपरि नहीं है, नहीं, प्रकृति को इसमें देखो सर्वोपरि नहीं माना गया था। तो इस विचारधारा में मानव को सर्वोपरि माना गया। जो पॉसिबिलिज्म है, संभववाद है, इस विचारधारा में मानव को सर्वोपरि माना गया था। इसमें यह कहा गया कि जो प्रकृति है वो मानव को अपने अनुसार कार्य नहीं करवा सकती है। मानव अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कार्य करता है और प्रकृति है उसमें परिवर्तन लाता है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया, जैसे जो मनुष्य है आज चंद्रमा पे पहुंच गया है, चंद्रमा पे पहुंच गया है और वहां मानव बस्ती बसाने जा रहा है। ठीक है, तो मानव ने ये जो चंद्रमा तक जो पहुंचा है, ये अपने बुद्धि और विवेक से और अपने विज्ञान से वहां तक पहुंचा है। यानी इसमें प्रकृति का कोई भी किसी तरह का कोई हाथ नहीं है, बल्कि मानव अपनी कार्य कुशलता से ही यहाँ तक पहुंचा है। और उसके बाद एक दूसरा उदाहरण इसमें
में कृषि का भी दिया जाता है। कृषि में जैसे उदाहरण लेते हैं, राजस्थान का लेते हैं अपने, तो यहाँ जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, तो ये देखो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था इस इंदिरा गांधी नहर के द्वारा होती है। यानी मानव ने अपनी कौशल से और बुद्धि से एक नहर बना ली और पश्चिमी राजस्थान तक पानी पहुंचा दिया। यानी जहां कभी कृषि संभव नहीं थी और पीने के पानी की वहां किल्लत रहती थी पश्चिमी राजस्थान में, वहां भी मनुष्य ने जो चीज प्रकृति ने नहीं दी थी मानव को, तो मानव ने वो चीज अपनी बुद्धि से और विवेक से हासिल कर ली। तो आज जो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पीने के लिए पानी भी मिल रहा है और कृषि कार्य भी हो रहा है। उदाहरण के लिए जैसे अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है वो कृषि में बहुत ही अग्रणी जिला है संपूर्ण राजस्थान में। तो संभववाद की जो विचारधारा है यह प्रकृति को नकारती है कि प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि मानव ने अपनी बुद्धि, युक्ति और सामर्थ्य के बल पर प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। तो ये जो प्रकृति और जो ये मानव है, इनके बीच में देखो एक द्वंद्व चलता रहता है। प्रकृति मानव पर विजय प्राप्त करना चाहती है और जो मानव है वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहता है। तो मानव और प्रकृति का जो द्वंद्व है वो चलता रहता है और अंततः ये कह सकते हैं जो विजय होती है वो प्रकृति की ही होती है। हालांकि मानव प्रयास करता है, जैसे गर्मी, जब भीषण गर्मी पड़ती है तो मानव कूलर है, पंखा है और एसी है, इन साधनों का आविष्कार कर दिया है तो वो गर्मी को कुछ कम कर लेता है। और कई से ऐसे आविष्कार किए हैं मानव ने जिससे बहुत राहत मानव को मिलती है। अब जैसे कोई महामारी होती है, बीमारियां होती है, तो दवाई का निर्माण करके उसे महामारी और बीमारियों से बचा जा सकता है। तो उसके बाद जो अगली विचारधारा है वो है नियति नव संभववाद या नव निश्चयवाद। नव संभववाद या नव निश्चयवाद की विचारधारा है। ठीक है, नियो डिटर्मिनिज्म या नियो पॉसिबिलिज्म। देखो ये विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। ग्रिफिथ टेलर है, विद्वान थे यूएसए के, उन्होंने ये विचारधारा दी थी और इसे रुको और जाओ के नाम से भी जानते हैं। नव संभववाद या नव निश्चय की विचारधारा है। यह जो विचारधारा है यह नियतिवाद और संभववाद इनके बीच का रास्ता निकालती है। इस विचारधारा का यह कहना है ना तो प्रकृति है वो सर्वोपरि है और ना ही जो मानव है वो सर्वोपरि है, बल्कि दोनों को ही एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। तो जो नव संभववाद विचारधारा है ये एक बीच का रास्ता निकाला गया है इसमें। तो इसमें मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही स्वामी है, यह माना गया है। और प्रकृति भी मतलब कि कुछ हद तक ही मानव को नियंत्रित कर पाती है, पूर्ण रूप से प्रकृति भी है जो मानव को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकती है। तो ये इस विचारधारा की मान्यता थी।
ठीक है। तो ये तो तीन विचारधाराएं होगी जो भूगोल में है। उसके बाद देखो भूगोल की प्रकृति है नेचर ऑफ जियोग्राफी। भूगोल की प्रकृति देखो, इसमें भूगोल की प्रकृति में जैसे जो अध्ययन है भूगोल में, वो पृथ्वी का ही अध्ययन किया जाता है। जब पहले प्राचीन समय में केवल पृथ्वी का अध्ययन किया जाता था। प्राचीन समय में जो केवल पृथ्वी है इसी का अध्ययन किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे बाद में जो पृथ्वी और जो मानव है उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा। क्योंकि जो पृथ्वी है वो मानव का निवास है, मानव का घर है, तो इसलिए मानव को भी केंद्र में रखा गया था। तो इसमें जैसे भौगोलिक वातावरण है उसके अंतर्गत देखो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं उससे संबंधित सिद्धांत है, पृथ्वी की गतियां है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, वलन एवं भ्रंश, बाह्य शक्तियां पृथ्वी की, जैसे बाह्य शक्तियों में वायु है, नदी है, हिम नदी, वर्षा, ओस, कोहरा, चक्रवात, प्रति चक्रवात, धाराएं तथा ज्वार भाटा आदि का अध्ययन किया जाता है। और प्रकृति के जो धरातल है उसके स्वरूप का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि भूगोल विज्ञान अथवा कला कि जो भूगोल है देखो, जो भूगोल है उसे साइंस माना जाए या आर्ट्स माना जाए, इस पर भी विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ जो विद्वान हैं वो भूगोल को विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं, और कुछ जो विद्वान हैं वो भूगोल को एक कला का विषय मानते हैं, आर्ट्स का सब्जेक्ट जिसे मानते हैं। तो इसमें एक वर्गीकरण है, ग्रिफिथ टेलर ने इसका एक वर्गीकरण किया है। ग्रिफिथ टेलर ने इसका वर्गीकरण करके बताया है कि जैसे जीव शास्त्र के आधार पर वनस्पति शास्त्र, और भूगर्भ शास्त्र के आधार पर भू रचना शास्त्र, खगोल शास्त्र के आधार पर मानचित्र विज्ञान, और इसी तरह से जैसे थे साइंस के सब्जेक्ट थे उसी तरह से उन्होंने फिर जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है उनका बताया है कि इतिहास के आधार पर राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी, समाजशास्त्र के आधार पर सामाजिक भूगोल, सोशियो जियोग्राफी, और मानव शरीर रचना शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर मानव भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी, और अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स के आधार पर आर्थिक भूगोल उन्होंने कहा है ग्रिफिथ टेलर ने। उसके बाद देखो तो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग अपने विचार हैं वो दिए हैं कि भूगोल को साइंस माना जाए या इसे आर्ट्स में इसे माना जाए भूगोल को। इसमें अगर हम भूगोल की कार्य प्रणाली और विज्ञान की कार्य प्रणाली को देखते हैं तो इसमें हमें कुछ
समानताएं मिलती है। जैसे विज्ञान विषय में निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जाता है। जैसे समस्या की पहचान, क्षेत्र एवं सीमांकन, समस्या के कारणों को खोजना, इस प्राकलन का निर्माण, जांच करना और विश्लेषण। उसके बाद है निष्कर्ष निकालना। जो मतलब विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो विज्ञान और ये भूगोल है ये एक समान है, इनके जो कार्य प्रणाली है वो समान ही है इसमें। इसके अलावा जैसे साइंस में लैब होती है, प्रयोगशाला होती है, उसी तरह से भूगोल में भी प्रयोगशाला होती है, जिसमें जो भूगोल के जो विद्यार्थी हैं वो प्रायोगिक कार्य करते हैं। इसके बाद देखो जो विज्ञान और जो भूगोल के जो यंत्र हैं वो भी लगभग समान होते हैं। जैसे वर्षा मापी, ताप मापी, वायु दाब मापी, वायु वेग मापी, दिशा सूचक यंत्र, सर्वेक्षण संबंधी यंत्र है। यानी जो भूगोल और विज्ञान के जो यंत्र हैं उनमें भी समानताएं हैं, वो विज्ञान में भी काम आते हैं और भूगोल में भी काम आते हैं। उसके बाद देखो विज्ञान की तरह भूगोल भी क्रियाशीलता के सिद्धांत पर बल दिया जाता है इसमें भी। तो भूगोल में भी क्या है, जो भूगोल के विद्यार्थी हैं वो भी बहुत अधिक एक्टिव रहते हैं, चाहे उन्हें जरी फीता सर्वेक्षण करना हो, प्लेन टेबल सर्वेक्षण करना हो या प्रिज्मीय कंपास सर्वेक्षण करना हो। तो ये भी लगभग समान है विज्ञान के ही। और इसमें जैसे भूगोल में मानव की आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है। जैसे विश्व में पाए जाने वाली विविध जातियां और जनजातियां हैं, उनकी परंपराएं, रीति रिवाज और उनकी जो संस्कृति है उनका अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। फिर जो पॉपुलेशन पैटर्न है, जनसंख्या प्रतिरूप है, बाजार है, व्यापार, शहरी और ग्रामीण प्रतिरूप, समाज के विकास की अवस्थाएं, विश्व की जनजातियां एवं उनकी विविध क्रियाओं का अध्ययन भूगोल में ही किया जाता है। तो भूगोल और ये विज्ञान है, ये भूगोल विज्ञान के करीब भी है और कला के करीब भी है। ये तो ये कहना कठिन है कि भूगोल विज्ञान की श्रेणी में आता है या कला की श्रेणी में आता है। लेकिन यहाँ जो कार्ल रिटर है इनकी एक परिभाषा है वो यहाँ सटीक बैठती है। उन्होंने लिखा है कि भूगोल भौतिक विज्ञानों एवं मानविकी अध्ययन के बीच एक पुल का कार्य करता है। तो भूगोल है ये विज्ञान और कला है, दोनों के बीच एक पुल का कार्य करता है। ना तो ये पूर्ण रूप से विज्ञान का विषय है और न ही ये मानविकी विषय है भूगोल पूर्ण रूप से, बल्कि इन दोनों का एक सेतु का कार्य करता है भूगोल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।